जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे कि टेंस यानी बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। अगर जिस बच्चे को या किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम का तैयारी करने वाले हैं आप, किसी भी एग्जाम 11 12 किसी का भी तैयारी कर रहे हैं आप, अगर आपको टेंस का टी भी नहीं आता है तो हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगा। और जिस बच्चे को लगता है कि हमको टेंस बढ़िया से आता है ना, तो मैं आपको 3 सेंटेंस देता हूं, बताइए किस टेंस का है ना। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखिएगा वीडियो को लेक्चर रहता है कि टेंस का एक चार्ट दे देता है ऐसे, है ना, टेंस का एक चार्ट दे दिया ऐसे, समझा दिया इसको और टेंस खत्म कर दिया। ऐसे थोड़ा ही टेंस समझता है विद्यार्थी, बेसिक से समझाना पड़ता है ना, हर एक टेंस को बेसिक से समझाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जीरो से, है ना, बिल्कुल जीरो से गारंटी 100% हम टेंस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे टेंस क्या है, टेंस का परिभाषा, डिफिनेशन, है ना, यानी टेंस किसे कहते हैं, टेंस यानी का अर्थ क्या होता है, या टी से क्या होता है, ई से क्या होता है, एन से क्या होता है, सारा चीज जानेंगे। इस वीडियो में बने रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा और समझिए कि टेंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, टेंस कैसे बनाते हैं और टेंस को कैसे बढ़िया तरीका से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, है ना, कि इस तरीका से स्ट्रक्चर तो आप देख लेते हैं कि ताती तू रहे, है ना, इंडेफिनिट यानी सिंपल रहा, कंटिन्यूअस होता है, चुका चुकी है तो परफेक्ट होता है, समय से रहा रही है तो ये क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ऐसे तो आप देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं, पूछ दूं कि आपके सामने मैं अगर आपके सामने ये सामने 3 सेंटेंस रखता हूं टेंस का, अगर आपसे टेंस आता है आपको, तो नहीं आता है तो थोड़ा वेट करेंगे। आपको बिल्कुल जिसको बिल्कुल जीरो से नहीं आता है, जिसको आता ही नहीं कुछ, वेट करेंगे। और जिसको आता है थोड़ा बताइए किस टेंस का है ये। वो सोया हुआ है ना, हम बैठे हुए थे और किताब टेबल पर रखी हुई है। किस टेंस का एग्जाम्पल है हमको समझाओ जरा। आपको बताइए, 2 सेकंड का आपके लिए समय है कि पहला टेंस किसका है, 2 सेकंड नीचे के लिए और 2 सेकंड इसके लिए। बताइए किस टेंस का एग्जाम्पल है ये। क्या ये टेंस है ना, वो सोया हुआ है, हम बैठे हुए थे, किताब टेबल पर रखी हुई है। भाई साहब ये टेंस बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को, ये टेंस है ही नहीं। क्यों, रीजन समझिए, है ना, क्योंकि इन तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा काम करने की बात ही नहीं हो रही है। टेंस वह होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम करने की बताया गया हो या बात की गई हो, है ना। लेकिन पहला में है वो सोया हुआ है, जब वो खुद सोया हुआ है तो कोई काम कैसे करेगा, है ना। समझ में आ रहा है ना टेंस कैसे बनाते हैं और टेंस क्या होता है, समझिए। इसके बाद ये जो डॉट्स है आपको ये क्लियर हो जाएंगे, है ना। हम बैठे हुए थे, यहां पर हम सब्जेक्ट है, लेकिन हम किसी को काम को कर रहे थे। यहां पर हम तो सब्जेक्ट है लेकिन हम किसी काम को तो नहीं कर रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया। पर यहां पर अगर हम बैठे रहे थे, है ना, बैठे रहते तो कोई काम हुआ होता मेरे द्वारा, लेकिन हमारे द्वारा कोई काम नहीं बताया गया होता, ठीक है। इसलिए क्या है, ये भी टेंस नहीं हुआ है ना, ये भी टेंस एक तरह समझिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि हम बैठे हुए थे तो हम तो कोई काम कर ही नहीं रहे थे, वह टेंस कैटेगरी का सेंटेंस, ये भी टेंस कैटेगरी का सेंटेंस नहीं है। जब हम किसी को काम को करते हैं तब वो टेंस होता है। और टेंस बनाने से पहले सबसे पहले आपको, है ना, क्या सब जानकारी रखना पड़ता है, या आपको हम समझाते हैं। देखिए किताब टेबल पर रखी हुई है, किताब कोई काम थोड़ी कर रही है सेंटेंस में। चलिए यह बात मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे इसको समझा जाता है और कैसे इसको बनाया जाता है। समझिए मेरे बातों को, समझिए मेरे बात को। देखिए अगर आपको टेंस पढ़ना है, ओवरऑल आपको टेंस पढ़ना है, तो टेंस में मुख्य क्या क्या बातें आपको रखना होता है कि सेंटेंस क्या होता है, कितने भाग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है ना। उसका वर्ब में मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी पर्सन क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल का रूल नियम क्या होता है, सेंटेंस टाइप, एफिनेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होता है, मैन वर्ब क्या होता है, डब्ल्यूएच फैमिली क्या होता है, ये सब के बारे में जानकारी आपको होनी ही चाहिए, तब आप टेंस समझ पाओगे, ठीक है। चलिए हम आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाते हैं, बता दिए हैं जीरो, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे। एक भी ऐसा टेंस का पूरा स्टार्टिंग लेवल से लेके हम आपको एक बने कहते हैं कि टेंस ये होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसे नहीं बताएंगे आपको, एकदम बिल्कुल कटराइज करके बताएंगे आपको कैसे, क्यों, कब, क्यों, कैसे, ये सारा बताएंगे आपको। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं टेंस। देखिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम देखते हैं टेंस के बारे में। देखिए टेंस इज द form of a verb that tells us the time of an action for event. Tense is the form of the verb that tells us the time of an action or event. यानी टेंस यानी काल, टेंस क्रिया का ऐसा रूप होता है जो यह बताता है कि, है ना, काम कब हुआ है ना, काम कब हुआ है, कितना हुआ, कब हुआ है, ठीक है। देखिए इट इज सो व्हेन समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, present, in the present और in the future, यानी
यह दर्शाता है कि कार्य भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल में हुआ है ना, और कब कैसे हुआ है समझिए। टेंस जो है मेरे भाई वो लैटिन वर्ड का शब्द है। किस वर्ड का शब्द है? लैटिन वर्ड का शब्द है, जो आया है कथी से? टेम्पस से, जिसका अर्थ होता है टाइम। जिसका अर्थ क्या होता है? टाइम। टेंस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, टी फॉर टाइम होता है, ई से इवेंट, यानी टेंस का TENS होता है ना, टी से होता है टाइम, ई से होता है इवेंट्स, एन से नेचर, एस से सर्व होता है, और ई से एक्सचेंज होता है। ठीक है, इस तरह से टेंस का फुल फॉर्म होता है। आपको ये भी बता दिए। आगे देखिए, आपको समझा चुके हैं, स्टार्टिंग में ही समझा दिए थे, ये वाला भी आपको समझा ही दिए हैं स्टार्टिंग में ही। अब देखिए, अब टेंस को कितने पार्ट्स में बांटा गया है देखिए, है ना। टेंस जो है ना मुख्यतः दो तरह से काम करता है ना। कौन कौन, वो समझ लीजिए। देखिए, एक टेंस का मतलब होता है टाइम, एक टेंस का मतलब होता है टाइम, और एक होता है वर्क, यानी हम कह सकते हैं एक्शन। वर्क यानी टाइम, मेरे भाई टाइम समझिए। अगर हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं, टाइम कितने प्रकार का होता है? टाइम क्या क्या होता है? एगो जो बीत गया, एगो जो अभी चल रहा है, और एगो जो आने वाला है। यानी जो बीत गया, यानी टेंस टाइम को हमने देखा, अब इससे ज़्यादा डिनोट तो आप नहीं कर पाओगे। एक तो जो बीत गया, एक तो जो बीत गया, एक जो अभी चल रहा है, एक जो आने वाला है। एक बीत गया, एगो जो अभी चल रहा है, एगो जो आने वाला है। तो हमने देखा मेरे भाई, हमने जो देखा कि एगो बीत गया, ये बीत गया का बात कर रहा है, बीता हुआ, ठीक है। एक जो अभी चल रहा है, यानी अभी का समय, अभी का, और एक जो आने वाला है, एक जो आने वाला है। तो इस तरीका से हमने टेंस को रटना नहीं है बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं कि रटना किसी चीज को नहीं है, समझना ओनली, कॉन्सेप्ट ओनली, है ना, कॉन्सेप्ट समझना है सिर्फ। तो एक जो बीत गया मेरे भाई, बीत गया, देखिए जो बीत गया, जो बीता हुआ बात क्या होता है? पास्ट, यानी पास्ट। जो बीत गया वो पास्ट, है ना, यानी जो बीत गया वो पास्ट टेंस, है ना, पास्ट टेंस जो बीत गया। उसके बाद जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस, है ना, प्रेजेंट। अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट, है ना, इसमें टेंस लगा देते हो। अभी चल रहा है तो प्रेजेंट, अभी वर्तमान समय चल रहा है ना। बीत गया भूतकाल, बीत गया भूतकाल, जो बीत गया वो भूतकाल, है ना। अभी जो चल रहा है वर्तमान काल, अभी जो चल रहा है कौन काल? वर्तमान काल। मेरे भाई जो आने वाला है तो फ्यूचर, है ना, भविष्य, यानी वो फ्यूचर टेंस, यानी कौन काल? भविष्य काल। जो आने वाला है वो कौन काल? भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल। एक बीत गया पास्ट टेंस, जो चल रहा है अभी, अभी का प्रेजेंट टेंस, जो आने वाला है फ्यूचर टेंस। समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ ही गया होगा। जो बीत गया पास्ट टेंस, जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस, जो आने वाला है फ्यूचर टेंस। याद हो गया, है ना। जो बीत गया पास्ट टेंस, जो चल रहा है प्रेजेंट टेंस, जो आने वाला है फ्यूचर टेंस। ओके, समझिए। अब देखिए वर्क, वर्क मतलब, है ना, वर्क मतलब वो होता है काम। अब काम कैसे कैसे हो सकता है? एक काम होता है इंडिफिनिट, कोई अनिश्चित काम करता है ना, एकदम इंडिफिनिट, अनिश्चित काम करता है। कोई लगातार काम करता है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। जो लगातार काम करता है उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। लगातार काम कर रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, थक ही नहीं रहा है ना। एक इंडिफिनिट अनिश्चित काम करता है, एकदम सादा होके, सिंपल होके। तो इंडिफिनिट को एक और टेंस बोला जाता है सिंपल, एकदम सादा होके काम कर रहा है, तो उसी को बोला जाता है सिंपल, है ना। उसके बाद कंटिन्यूअस। अब कोई जो काम कर रहा है वो परफेक्ट काम तो करके देगा, तो उसी को बोला जाता है परफेक्ट। परफेक्ट यानी कोई मूवी आ रही है आपके सामने, तो कोई मूवी में इंडिफिनिट मार है, अनिश्चित मार है, मतलब खाली मारे जा रहा है फिल्म में, शुरुआत से ही एक्शन है, एकदम फिल्म में मारधर खूब है। उसके बाद लगातार मार है, कंटिन्यूस नहीं, शुरू से लेकर लगातार मारते ही चल जा रहा है, और लास्ट में मार पर ही खत्म होता है, परफेक्ट हो जाता है मूवी, यानी पूरा खत्म हो जाता है। और एक बेकाबू के लिए दे दिया है, जिसका नाम दे दिया है परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक नाम दे दिया है परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो हमने देखा जो बीत गया पास्ट टेंस, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस, जो आने वाला है फ्यूचर टेंस। वर्क के आधार पर हमने देखा जो काम एकदम सादा सिंपल होता है, सिंपल भी बोलते हैं इसको, इंडिफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है, अनिश्चित काम के लिए। कंटिन्यूअस लगातार, उसका परफेक्ट, परफेक्ट मतलब बुझ गए, है ना, पूरा पूर्ण रूप से। और परफेक्ट कंटिन्यूअस एगो बेकार में इसको डाल दिया है बोझ के रूप में, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं,
इस सब को कैटेगराइज कर दिया गया है। देखिए इस सब को कैटेगराइज कर दिया गया है कैसे, है ना। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझे? फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको हम। देखिए पास्ट, इस टेंस को छोड़ के चलिए, टेंस हम आपको ऐसे लिख दिए थे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए पास्ट है ना इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट की बात करें, फिर प्रेजेंट में जाएंगे, तो प्रेजेंट है ना इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है मेरे भाई। फ्यूचर टेंस में आओ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी टेंस के सभी भागों को कैटेगराइज कितने में किया गया है? एक भाग को 4 भागों में, एक को 4, टोटल 12, है ना। ठीक है 12 भाग, एक को 4 भाग में, टोटल आपको पढ़ना पड़ता है 12 भाग इसका, 12 पार्ट्स में। जैसे चलिए दिखा देते हैं आपको। अब टेंस में प्रेजेंट टेंस देख लीजिए, इधर पास्ट टेंस देख लीजिए, इधर फ्यूचर टेंस देख लीजिए। 3 टाइप्स आपको बता दिए हैं। अब इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं आप, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। उसके बाद देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारा टेंस आपने देख लिया। अब देखिए कि इतना तो समझ लिया आपने, टेंस को तो समझ लिया कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि टेंस समझने के बाद आप जब बनाइएगा आगे, तो आपको सबसे ज्यादा जो जिस चीज का नीड पड़ेगा उस चीज का नाम है वाक्य, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, यानी वाक्य क्या होता है, पर्सन क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, मैन वर्ब क्या होगा, WH फैमिली क्या होगा, इस सब के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप टेंस को सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा आप टेंस को सॉल्व कभी नहीं कर सकते हैं, इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आपको। और मैन वर्ब ये आपको मुख्यतः रूप से, मुख्य क्रिया जो होता है इसको आपको बहुत ज्यादा नीड पड़ेगा, सहायक क्रिया ये सब का। ठीक है समझिए, है ना। टेंस की शुरुआत करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वाक्य यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। सेंटेंस का टाइप जैसे होता है अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं हम लोग, इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद होता है मैन वर्ब, मुख्य क्रिया की 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, कौन कौन बताएंगे आपको, और उसके बाद WH फैमिली। चलिए हम पहले से शुरू करते हैं जिसका नाम सेंटेंस है, यहां से शुरू करते हैं। देखिए सेंटेंस है ना, एंड देयर द पार्ट सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर मैंने बोल रहा हूं एक तरफ सेंटेंस लिखा हूं, सब्जेक्ट लिखा हूं, मैन वर्ब लिखा हूं और ऑब्जेक्ट लिखा हूं। अगर मैं कहूं राम घूमता है, तो राम घूमता है इसमें सब्जेक्ट कौन है? अरे किस पर डिपेंड है? तो राम पर, तो राम इसमें सब्जेक्ट हुआ। अब घूमना क्या हुआ? मैन वर्ब, इसको अंग्रेजी में वाल्क जैसे होता है ना, तो मैन वर्ब हो गया। लोग नाच रहे हैं, तो इसमें अगर लोग नाच रहे हैं तो लोग इसमें क्या है? तो इसमें जो लोग हैं वो लोग हो गया सब्जेक्ट, और नाचना क्या हो गया? इसका नाच क्या हो गया? नाचना मैन वर्ब हो गया। डांस, नाचना क्या हो गया? मैन वर्ब। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग टीवी देख रहे हैं, अगर हम लोग टीवी देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या है? तो हम लोग सब्जेक्ट है। और देखना क्या है? देखना, तो देखना इसमें हो गया, आप जो देख रहे हैं तो देखना इसमें हो गया आपको, है ना, मैन वर्ब। और टीवी इस बार क्या है? टीवी इस बार ऑब्जेक्ट है। इससे पहले घूमना उना में ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसमें जैसे टीवी आया ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे घड़ी मिली है, मुझे इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट है। और मिलना क्या है? मिलना एक, है ना, मैन वर्ब हुआ, मिलना मैन वर्ब हुआ। घड़ी क्या है इसमें? घड़ी क्या है इसमें? घड़ी आपका इसमें ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिए क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा गिलास से पानी निकल रहा है, गिलास क्या है इसमें? है ना, इसमें जो गिलास आपको दिख रहे हैं, ये गिलास ही इस बार ऑब्जेक्ट है ना। पानी क्या है इस बार? पानी इस बार सब्जेक्ट है ना, पानी इस बार सब्जेक्ट है। और बनाओगे क्लियर होगा तब। ये तो आपको एग्जांपल बता रहे हैं, और बनाएंगे आपको जब सेंटेंस, तो और डॉट क्लियर होगा आपको। ठीक है, एग्जांपल के साथ जब बनाएंगे। हाँ, निकलना क्या है इसमें? निकलना इसका मैन वर्ब है, गिलास मैंने बता ही दिया आपको, इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है।
ये आपका है ना जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का क्लियर था क्लियरेंस, ठीक है। और आगे बताते हैं आपको, देखिए इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है? वाक्य में कर्ता वह व्यक्ति या वस्तु होता है जिसके बारे में वाक्य में बात हो या जो क्रिया कर रहा है। दूसरों शब्दों में कर्ता वाक्य का वह हिस्सा है जो बताता है कि कौन काम कर रहा है या किसके बारे में जानकारी दी जा रही है ना। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, राम आम खाता है। वाक्य में राम करता है, राम सब्जेक्ट है क्योंकि वह आम खाने की क्रिया कर रहा है। जो काम करता है मेरे भाई वही तो कर्ता कहलाता है, वही तो सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, जिस पर काम करने का लोडिंग हो। मैंने इसे पहले भी बताया था आपको, है ना। वो सोया, कौन सोया पता ही नहीं है कौन सोया है, वो सोया है कौन वो है ना। तो कंफ्यूज थे उसमें आप सेंटेंस में, आपको है ना इससे पहले बताए थे आपको हम उसमें, है ना। तो जिस पर क्रिया करे यानी कर्ता का फल पड़े, है ना, यानी जिस पर है ना कर्ता यानी वो जो आम खाने की क्रिया कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। इस तरह लड़की नाचती है, वाक्य में लड़की करता है क्योंकि वो नाचने की क्रिया कर रही है ना। संक्षेप में कर्ता वाक्य का वह हिस्सा है जो क्रिया के साथ जुड़ा होता है, जिसके बारे में वाक्य की बात हो रही होती है, जिसके बारे में वाक्य में क्या हो रही होती है, बात हो रही होती है, यानी जिसके बारे में वाक्य में क्या हो रही होती है ना, यानी जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही होती है, ठीक है, उसे ही कर्ता कहते हैं हम। जिसका मतलब कहने का अर्थ हुआ जो कोई काम कर रहा होता है उसे हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है आपको? अगर हम आगे बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं है ना ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में ऑब्जेक्ट वह संज्ञा या सर्वनाम है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है यानी फल पड़ता है, या वह चीज जिसके कुछ किया जाता है यानी कुछ किया जाता है, या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे राम सेब खाता है, वाक्य में सेब ऑब्जेक्ट है क्योंकि खाना क्रिया के प्रभाव से सेब पर पड़ रहा है, ठीक है। वह किताब पढ़ता है, वाक्य में किताब ऑब्जेक्ट है क्योंकि पढ़ना है ना जो वर्ब है क्रिया का प्रभाव किताब पर पड़ रहा है ना। समझ में आ रहा है आपको? ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट का प्रकार होता है वो सुनिए, है ना। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट होता है, एक अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट होता है, एक पूर्वसर्ग का ऑब्जेक्ट होता है। यानी वो ऑब्जेक्ट होता है जो सीधे क्रिया से जुड़ा होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल आगे बताएंगे आपको। या वह ऑब्जेक्ट होता है यानी अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट, या वह ऑब्जेक्ट होता है जो क्रिया का अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है और जिसके बारे में क्रिया की जाती है मेरे भाई, ठीक है। और पूर्व सर्ग का ऑब्जेक्ट यानी वह ऑब्जेक्ट होता है जो पूर्व सर्ग के बाद आता है, ठीक है। हम आपको एग्जांपल लेके समझा देते हैं एक। देखिए उदाहरण के लिए ऑब्जेक्ट का, राम ने सुरेश को एक किताब दी, है ना, दी में किताब प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट है और सुरेश अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट है। वह कमरे में बैठा है, कमरा जो है पूर्व सर्ग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। संक्षेप में ऑब्जेक्ट वाक्य का वह हिस्सा जो क्रिया का प्रभावित होता है या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है यानी फल पड़ता है, ठीक है। जिसका क्रिया का भार नहीं पड़े, क्रिया का फल पड़े, है ना। चलिए उस ऑब्जेक्ट का आते हैं। आपको ये भी डॉट क्लियर हो गया। और दिक्कत है एग्जांपल जब लेंगे तो और क्लियर कर देंगे आपको हम, ठीक है। उसके बाद होता है वर्ब। वर्ब में यानी क्रिया, काल यानी टेंस में क्रिया वर्ब वह शब्द या शब्दों का समूह है जो कार्य को, घटना या स्थिति के समय को दर्शाता है ना। मतलब वर्ब उसे कहते हैं, एक तरह से कहें कि वह शब्द या शब्दों का समूह जो किसी कार्य को या घटना को, स्थिति के समय को दर्शाता है, ठीक है। जैसे एक्शन डिनोट, है ना, वर्ड शब्दों को दर्शाता है, एक्शन को डिनोटिंग करता है वर्ड, जिसमें ना रहे मुख्यतः, एक्सेप्शन है कुछ छोड़ के, जैसे ना रहे, है ना। जैसे हो गया, है ना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, ये सब क्या है जिसमें ना हो अधिकतर, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। इस सब में किसमें आता है? ना वाला, ये सब मैन वर्ब होता है, समझे कि नहीं समझे? जिसमें लास्ट में ना आता हो हिंदी वर्ड में, ठीक है। जैसे वर्ब यानी क्रिया को दो भागों में डिवाइड किया गया, ज्यादातर दो भाग से क्या आता है, एक मैन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग यानी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, और एक होता है मैन वर्ब। अब जानते हैं मैन वर्ब के बारे में। पहले देखिए मैनली 3 फॉर्म्स ऑन वर्ब, यानी अगर मैनली बात करें 3 फॉर्म होता है मैनली, है ना, वर्ब का, मैन वर्ब का, V1, V2 और V3। लेकिन इसका अगर ओवरऑल का बात किया जाए तो 5 फॉर्म होता है वर्ब का, है ना। ओवरऑल का बात किया जाए तो 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे इसको लिखिए V1 गो होता है, इसका वेंट होता है V2, है ना, इसका गॉन होता है, इसका गोइंग होता है ना, इसका गोज होता है। इस तरीका से, है ना, 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। समझते हैं आगे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से। आइए देखिए,
अगर वर्ब का बात किया जाए, फॉर्म ऑफ वर्ब का बात किया जाए, तो सबसे पहले होता है, जो पहला होता है V1, वो प्लुरल फॉर्म में होता है, ठीक है, प्लुरल फॉर्म में V1 है ना, प्लुरल फॉर्म में होता है, प्लुरल फॉर्म में है ना। उसके बाद पास्ट टेंस V2 जो होता है वो पास्ट टेंस में क्या आता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल क्या होता है बताते हैं, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट में ज्यादा पार्टिसिपल करता है। और ये सिंगुलर वर्ब भी होता है, ये भी आपको है ना प्रेजेंट में ही ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। समझिए अगर इस बात का किया जाए तो, जैसे देखिए पार्टिसिपल का अर्थ क्या होता है, क्रिया का एक ऐसा रूप जिसका उपयोग विशेषण के साथ साथ विभिन्न काल बनाने के लिए या क्रिया के रूप में भी किया जा सकता है, उसे क्या किया जाता है ना, पार्टिसिपल कहा जाता है। क्रिया का एक ऐसा रूप जिसका उपयोग विशेषण के साथ साथ विभिन्न काल को बनाने के लिए क्रिया के रूप में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे हम आपको आगे एग्जांपल लेके समझाएंगे तो और बढ़िया से समझ में आपको आएगा, धीरे धीरे क्लियर करेंगे। जैसे हमने जैसे बोला है एक्ट, एक्ट मतलब होता है कार्य करना, जैसे एक्टेड है ना, एक्टेड, इसका V3 सेम ही होता है, इसका V4 हो गया एक्टिंग और V5 हो गया एक्ट्स, है ना, इस तरीके से आपको देखा जाता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब कुछ जाइएगा तो आप वर्ब के बाद पढ़िएगा हेल्पिंग वर्ब, है ना, उसके बाद पढ़िएगा मैन वर्ब के बाद क्या सा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या सब होता है, डू डज होता है, इज एम आर होता है, हैज हैव होता है, हैज हैव होता है ना, हैज बीन या हैव बीन होता है, डिड होता है, वाज होता है, हैड होता है, हैड बीन होता है, वाज वेयर होता है, विल सेल होता है, विल बी होता है, सेल बी होता है, विल हैव सेल होता है, हैव होता है, विल हैव होता है, बीन होता है और सेल बीन हैव होता है। ये सारा होता है, जैसे डू डज, इज एम आर, वाज, हैज हैव बीन या डिड, वाज, वेयर, हैज, हैड, बीन, है ना, विल बी, विल हैव बीन, है ना, जैसे बहुत सारे हैं ना, ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब है ना। मुख्यतः 23 या 24 हेल्पिंग वर्ब किया जाता है, ठीक है, सहायक क्रिया। इसका एक मतलब मैं विशेष टॉपिक पर एक वीडियो बना दूंगा, इसका आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब ये होता है, ठीक है। आ जाओ आप पढ़ोगे, आप ये भी पढ़ लिया पर्सन क्या होता है। देखो पर्सन में देयर द 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, यानी पर्सन के 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, देखो एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है ना, वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बोला जाता है वो थर्ड पर्सन, है ना। आपको यहाँ भी हमने नोट कर दिया है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जिसके बाद मतलब जिससे बोला जाता है, जिसके बारे जिससे बोला जाए, यानी जो बैठा हुआ है सामने। अगर मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, टेंस पढ़ा रहे हो तो थर्ड पर्सन, है ना। और जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे आई का मैं होता है, वी का हम होता है, यू का यू यानी तुम या तुम लोग होता है, समझिए। एक होता है सिंगुलर, है ना, इसमें समझा देता हूँ मैं आपको। एक होता है सिंगुलर एक वचन, अगला होता है प्लुरल बहुवचन। अगर एक वचन आई का यूज सिंगुलर में किया जाता है जैसे मैं, और प्लुरल का वी का यूज किया जाता है आई, है ना, वी। यू का दोनों सेम ही होता है, यू में दोनों सेम, तुम या तुम लोग के लिए प्रयोग किया जाता है। ही, सी, दिस, दैट, इट, और सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो या प्रॉपर नाउन कह दीजिए, इस सब में है ना, इस सब जो होता है ना, सब ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बाकी दे, है ना, वे लोग होता है, दिस मतलब है, दोज मतलब वे लोग, है ना, प्लुरल नाउन या प्लुरल, है ना, प्लुरल प्रोनाउन, है ना, प्लुरल प्रोनाउन, इस सब में प्रयोग किया जाता है इसको बहुवचन यानी प्लुरल के रूप में, ठीक है। आगे आपको इसका कॉन्सेप्ट और विस्तारित से आपको क्लियर करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे समझते जाइए आप। अब सेंटेंस का टाइप क्या होता है वो समझ लीजिए, यानी सेंटेंस टाइप में क्या होता है, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक होता है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, इसको पॉजिटिव भी बताए थे आपको हम। अगला होता है निगेटिव मतलब नकारात्मक होता है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक होता है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक होता है, निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक होता है, या WH फैमिली, है ना, WH फैमिली मतलब, है ना, WH वाला क्वेश्चन परिवार, ठीक है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी इसमें आता है, सेंटेंस WH फैमिली इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी इसमें आता है, समझिए, WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये सारा आता है। जैसे हम आपको एग्जांपल लेके बताते हैं, मुझे घड़ी मिली, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, मुझे घड़ी नहीं मिली है ना, मुझे घड़ी मिली है, पॉजिटिव सेंटेंस, मुझे घड़ी नहीं मिली है, निगेटिव सेंटेंस, क्या मुझे घड़ी मिली है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मुझे घड़ी नहीं मिली है, क्या मुझे घड़ी नहीं मिली है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मुझे घड़ी कहाँ मिली है ना, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, मुझे घड़ी कैसे मिली है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वही तरीका से वे लोग नाच रहे हैं, है ना, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, वे लोग नहीं नाच रहे हैं या वे लोग नहीं नाच रहे हैं, ठीक है, लोग नहीं नाच रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस, क्या लोग नाच रहे हैं, क्या आ गया, है ना, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब इंट्रोगेटिव में पूछा जाता है, आपको बताए थे हम, है ना, क्या, क्यों, आगे आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे एक बार बता देंगे, और है ना, क्या लोग नाच रहे हैं, तो क्या लोग नाच रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या लोग नहीं नाच रहे हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, है ना, या लोग क्यों नाच रहे हैं, तो क्यों नाच रहे हैं WH इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, और क्यों नहीं नाच, लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, WH निगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन,
समझ में आ गया आपको? अगला, राम घूमता है, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। राम नहीं घूमता है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, राम किसके मतलब क्या राम घूमता है ना? क्या राम घूमता है? ठीक है, क्या राम घूमता है ना? ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या राम नहीं घूमता है, ये हो गया निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राम किसके साथ घूमता है ना? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राम क्यों नहीं घूमता है ना? WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये सारा आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस कैसे होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, WH फैमिली का पॉजिटिव और निगेटिव, है ना? हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा बोर हो रहेंगे, है ना? लेकिन अब क्या किया जाए, जो कि आपको समझना है और विस्तारित रूप से आप इससे पहले टेंस नहीं पढ़े हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना ही पड़ेगा और थोड़ा रुक के समझ के आपको इस वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम पूरा वीडियो को देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, पूरा टेंस खत्म होने के बाद ये जो पूरा जाएगा, कम से कम सिंपल प्रेजेंट तक जाएगा, तब तक आपको समझ में आएगा कि कैसे बनता है पूरा टेंस का शेड्यूल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रह गया WH फैमिली। अब WH परिवार क्या होता है? जैसे हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, व्हाट मतलब क्या, हुज मतलब किसका, हुम मतलब किसको, है ना? वे मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, हाउ मच मतलब कितना, ये सारा जो है ये WH फैमिली बोला जाता है। और होता है बहुत सारे, हाउ मच सब भी आएगा आपको, जैसे हाउ मच कितना आ गया, एक्सेट्रा, है ना? ये सारा प्रयोग इसमें किया जाता है, सबको WH फैमिली बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। जितना बेसिक बातें थे आपको हमने बता दिया कि सबसे पहले आपको जो हमने बताया कि सबसे पहले आपको बताया हमने कि इस वीडियो में आपको सबसे पहले हमने बताया था कि टेंस हम जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आपको, है ना, कि सभी टीचर ऐसा वाला शेड्यूल आके दे देता है, हाल पढ़ा देता है, उसको विद्यार्थी को समझे चाहे नहीं समझे, टेंस खत्म हो गया, अब हुआ, फिर भी देखते हैं 3-3 मिनट पर व्यूज रहता है। समझ में आया विद्यार्थी को कि नहीं आया? समझ में नहीं आता है हमको भी, है ना? उसके बाद आपको बताया था टेंस का डिफिनेशन क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि टेंस का, है ना, किस वर्ड से आया, कहां से टेंस आया है और टेंस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद ये बता दिया था आपको मैंने। उसके बाद बताया था कि आप अगर भूतिया टेंस पढ़े तो बताइए कौन सा टेंस। आपने इसमें भी जवाब नहीं दे पाया क्योंकि ये टेंस का सेंटेंस था ही नहीं। उसके बाद हमने आपको ये रूल समझाया कि टेंस क्यों नहीं था वो, है ना, तीनों को क्यों टेंस नहीं था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टेंस को पैदा कैसे करते हैं, कैसे कितने भागों में बांटते हैं, है ना, बीता हुआ, अभी आने वाला और जो आएगा, वो सारा, है ना, अभी और आने वाला, ये सारा बात क्या मतलब बांटा हमने। उसके बाद वर्ड के आधार पर भी आपको बांट के दिखाए थे कि वर्ड के आधार पर कैसे काम करता है, ये सारा आपको बांट के दिखाया। उसके बाद हमने टेंस का कैटेगराइज किया, कैसे कैसे इसको कैटेगराइज किया था, है ना, इसको कैटेगरी में बांट दिया। उसके बाद हमने गया, उसके बाद शुरू किया हमने सेंटेंस। पहला सेंटेंस शुरू किया था, उसके बाद पर्सन शुरू किया था, उसके बाद हमने सेंटेंस का टाइप शुरू किया था, उसके बाद मैन वर्ब शुरू किया था, है ना, उसके बाद WH फैमिली उसी में शुरू किया था, उसके बाद, है ना, पूरा सेंटेंस को देखा था। देखिए उसके बाद मैंने सेंटेंस में शुरू किया था आपको, है ना, कि सब्जेक्ट क्या होता है, मैन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद सब्जेक्ट का फुल डिटेल्स मैंने आपको बताया इस वीडियो में। उसके बाद ऑब्जेक्ट का फुल डिटेल्स बताया मैंने इस वीडियो में। उसके बाद आपको जो बताया वर्ब क्या होता है, वर्ब में 2 मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, ये सारा मैंने बताया इस वीडियो में। उसके बाद आपको बताया था कि किस का मतलब कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब पूरा टेंस में पढ़ना है, मैंने ये दिखा दिया आपको। उसके बाद, है ना, यानी पर्सन क्या होता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये आपको दिखाया था। उसके बाद सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, है ना। उसके बाद WH फैमिली, ठीक है, उसका WH फैमिली नेगेटिव, उसका इंट्रोगेटिव, है ना, सारा आपको दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था WH फैमिली, हु, विच, इस सब का अर्थ क्या होता है सब। उसके बाद हम आप देखेंगे अब जो शुरू करने वाले हैं हम लोग, वो शुरू करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और कैसे बनता है, इसका एग्जांपल लेके भी समझाएंगे आपको और अच्छे तरीका से आपको बताएंगे, ठीक है। वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, है ना, और अच्छे से समझिए इस टेंस को, ठीक है। देखिए सबसे पहले इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको प्रेजेंट, है ना, इंडिफिनिट, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं इसको मेरे भाई, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट आर द हैपनिंग राइट नाउ, यानी इसका उपयोग उन कार्यों को दिखाने के लिए किया जाता है जो अभी इस समय में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका आइडेंटिफिकेशन, ये तो डिफिनेशन था, तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, यानी जिस हिंदी के वाक्य के अंत में, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, है ना, जिस हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, या ते है, या ता हूं आता है, तो वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आता है, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, वह हर रविवार को मंदिर जाती है, मैं रोज दूध नहीं पीता हूं। देखिए ताया है ना, क्या तुम समय पर स्कूल जाते हो? फिर त्याया है ना, क्या वह नाश्ता नहीं करता है? ताया है ना, वह नाश्ता कैसे करता है ना, इसमें भी ताया है ना, वह नाश्ता क्यों नहीं करता है, इसमें भी ताया। तो आपको बता दें जिसमें सेंटेंस में आपको ता ती ते है ना, ता ती ता है ती है तो आदि दिए, ता है ती है ते है ता हूं है ना, ये सब देखने को आता है या ये सब देखने को मिलता है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं या है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आपको आ गया? इतना बात तो समझ ही गए होंगे आप। चलिए थोड़ा आगे हम चलते हैं। अब इसका अफर्मेटिव बनाते हैं। चलिए इसका अफर्मेटिव बनाते हैं, हम इसका अफर्मेटिव बनाते हैं। देखिए इसका अफर्मेटिव मतलब होता है भाई सकारात्मक। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक है ना। इसको मेरे भाई पॉजिटिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव सेंटेंस है ना, यानी पॉजिटिव भी बोला जाता है। ध्यान रखना, अफर्मेटिव को ही पॉजिटिव भी बोला जाता है। ठीक है, इसका पहले आप समझिए। सबसे पहले आप इसको गौर करेंगे इस बात को, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 में से कोई एक और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और जनरल जो आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए, उसमें पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप जनरली पढ़ते हैं है ना। लेकिन आप सिंपल जब पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मेरे भाई एक बात हमेशा डिनोट करना, दिमाग में इस बात को डिनोट कर लेना, इसमें मेरे भाई कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। इसमें मेरे भाई एक भी डिनोट कर लेना, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ठीक है, इतना बात दिमाग में रख लियो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। ठीक है, आपको बनाने से पहले कुछ बातें हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप कितने भी ऑनलाइन में पढ़ लेंगे लेकिन आपको जो ऑफलाइन का फीलिंग है वो नहीं मिल पाता है। तो आपको ऑफलाइन का जो फील होता है वो दे पा रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 है ना अपॉन, यानी V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। समय के V1 कब लगेगा, V5 लगेगा, समझाते हैं आपको, समझिए बातों को। अगर आपका सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, समझिएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम V5 का प्रयोग करते हैं, यानी S और ES का प्रयोग करते हैं। V5 में आपको बताया गया था S और ES का प्रयोग करते हैं। किसका? S और ES का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर में क्या सब आएगा है ना, सिंगुलर में यहाँ पर जो आएगा वो आपको क्या सब आ जाएगा, जैसे ही है ना, उसके साथ आएगा सी है ना, उसके साथ आ जाएगा इट है ना, ही सी इट है ना, ये सब जो भी है। उसके बाद कह दें ही सी इट, उसके बाद आ जाएगा पीएन। पीएन का मतलब होता है मेरे भाई है ना, उसके बाद आ जाएगा पीएन। पीएन का मतलब है ना प्रॉपर नाउन। पीएन का मतलब प्रॉपर नाउन। इस सब के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना मेरे भाई, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसका वर्ब में V5 का प्रयोग करेंगे और उसके साथ जो प्रयोग किया जाएगा है ना, वो V5 का प्रयोग किया जाएगा, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। समझिए, अगर मेरे भाई सब्जेक्ट प्लुरल हो है ना, तो इसमें हम V1 का प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो आप कहोगे भैया सिंगुलर में कौन कौन सा आता है, तो हमने बता दिया ही सी इट दे प्रॉपर नाउन के साथ एस का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे भैया एगो बात बताइए कि सब्जेक्ट तो प्लुरल है, उसमें V1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन जे है जेना रहेगा नहीं तो गो के गोए लिखा जाएगा, कम के कम लिखा जाएगा। लेकिन एगो बात बताइए प्लुरल में कौन कौन आएगा इसमें? हाँ तो सुनिए, इसमें जो आएगा आपको है ना, इसमें आ जाएगा वी है ना, यू है ना, उसके बाद दे, इस सब के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। एक्सेप्शन होता है एक एक्सेप्शन मतलब होता है मेरे भाई अपवाद में एगो आई भी होता है, इसके साथ भी सेम का प्रयोग करते हैं। इसके साथ भी क्या प्रयोग करते हैं मेरे भाई
है ना, इसके साथ भी सेम प्रयोग करते हैं, सेम चीज़ों का ही। ठीक है मेरे भाई, इसके साथ भी हम सेम चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ भी हम सेम चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके V1 का प्रयोग करेंगे। इतना आपको समझने में दिक्कत हो तो बताइए, हम तो आपको धीरे बता रहे हैं क्योंकि आप समझ सकें इस चीज़ को। ठीक है, कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो V5 का प्रयोग करते हैं, एस या इस लगता है इसमें। अगर और सिंगुलर में कौन कौन चीज सब होता है, तो ही, सी, इट और प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। अब सब्जेक्ट प्लुरल में क्या क्या आता है, तो वी, यू और दे, वी, यू, दे। एक्सेप्शन में आई भी आता है, अपवाद में आई भी आता है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है। V1 मतलब बुझ गया ना, वर्ब का पहला फॉर्म, याद रखिएगा, वर्ब का, है ना, वर्ब का पहला फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, याद रखना, वर्ब का पहला फॉर्म। इसमें यू जो होता है ना, यू, ये दोनों रूप में होता है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों में प्रयोग होता है यू का, सेम सिंगुलर में और प्लुरल में, है ना। ये कनियों के भाई होता है और लोकनियों के भाई होता है, दोनों के भाई होता है। यानी जो यू होता है वो कनियों के भाई या लोकनियों के भाई, दोनों के भाई होता है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, यू। ठीक है, जैसे आप कैसे हो तो यू इसमें लगेगा, आप लोग कैसे हो तो उसमें भी यू लगेगा, समझे, तो दोनों में। चलिए यहाँ तक आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी बता देते हैं आपको कहीं पर साइड में, सुनिए। यानी पीएन का मतलब होता है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा मेरे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कोई कह रहा है राम, श्याम, है ना, राधा, ये सब जब नाम बता रहा है तो इसमें भी क्या प्रयोग करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात और राम एंड श्याम आ गया तो उसमें फिर V1 का प्रयोग करेंगे। राम एंड श्याम अगर आ गया मेरे भाई, इसमें एक से बेसी आ गया तो उसमें फिर V1 का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए जैसे हम आपको बताते हैं, अब पॉजिटिव आपको बता सकते हैं क्योंकि आपको समझ में। अब जैसे मैं लिख रहा हूं, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा वह क्रिकेट खेलता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मुझे पसंद करती हो। उसके बाद मैंने लिखा हम लोग टीवी देखते हैं, यानी टेलीविजन, टीवी देखते हैं, हम लोग टीवी देखते हैं। जब बताइए इसमें कैसे बनाओगे, इसमें क्या क्या बनाओगे। जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो वह का तो होता है ही, तो ही। अब क्रिकेट खेलता है तो खेलना का क्या लगेगा इसमें, है ना। अब ऐसे ही आपको समझना है कि इसको कैसे बनाओगे आप। अभी तक आपको समझ में, हम जानते हैं कि अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 एग्जाम्पल के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लगाना क्या होता है। मैंने क्या कहा था आपको, याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो V5 लगेगा, एस या ईएस लगेगा, V5 लगेगा, यानी एस या ईएस लगेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लुरल है ना तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें सिर्फ V1 लगेगा। सब्जेक्ट प्लुरल में क्या सब आया था, आई आया था, वी आया था, दे आया था, है ना, और उसके साथ यू आया था। ये सब के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। लेकिन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, एस। जैसे राम हो या श्याम हो, किसी का नाम हो, ही हो, सी हो या इट हो, इस सब के साथ, या पीएन हो, यानी प्रॉपर नाउन, तो नाम बता ही दिए थे तो हो ही गया। जैसे वो क्रिकेट खेलता है तो ही, अब ट्रांसलेशन बनाओगे तब प्ले क्रिकेट। अब तुम कहोगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया। हम आपको पहले बताए हैं कि सिंपल प्रेजेंट एक ऐसा टेंस होता है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। इज, एम, आर, वाज, वेर, इसका प्रयोग नहीं होता है उसमें। इज, एम, आर कंटिन्यूअस से प्रयोग होता है ना, क्या समझे। तो इसमें प्रयोग वो नहीं किया जाता है। अब समझो मेरे बात,
वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्ले क्रिकेट। क्या ये सही है ना? जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ही प्ले क्रिकेट होगा ही नहीं, यहां पर हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो इसका है, सब्जेक्ट ये है इसमें, और ये इसका एमवी है। एमवी मतलब मैन वर्ब। अगर कहीं पर लिखा है एमवी तो एमवी का मतलब होता है मेरे भाई मैन वर्ब, है ना। और कहीं पर लिखा है एचवी, एचवी का मतलब होता है मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब। एचवी का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और एमवी का मतलब होता है मैन वर्ब। मैंने कहा ही प्लेज क्रिकेट, तो यहां प्लेज जो है एमवी है। तो जैसे मैंने कहा आपको ही प्लेज, तो प्लेज यहां पर क्या हुआ? मैन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब तब रहता जब इजम और वाज वेयर सब रहता, तो उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट हुआ, क्योंकि एस या एस का प्रयोग करेंगे, और वाई के साथ एस का, है ना, प्रयोग किया जाता है। आपको बता रखे हैं वाई के साथ एस का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो है ना वाई के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों? और यहां पर एस या एस लगता है, वाई के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा एक रूल आपको यहां बता देते हैं हम। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसमें रूल नहीं है क्या? रुक जाओ, एक रूल बता देते हैं आपको। 1 सेकेंड, एक रूल बता देते हैं। देखिए, आपको एक रूल बता देता हूं मैं इसमें, कि अगर नोट में एक बात ध्यान रखिएगा, जब वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग तब किया जाता है जब वर्ब के अंतिम में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स या जेड हो, तो उसके साथ ईएस लगता है। जैसे हम बोल रहे हैं गो, तो गो का गॉस बनेगा। किस किसेस, है ना, वास वासेस, कैच कैचेस, मिक्स मिक्सेस, है ना, डू को डज हो गया, क्यूज का क्यूजेस हो गया, है ना। देखिए जेड था यहाँ, और यहाँ डबल जेड ईएस लग गया। क्यों? क्यूजेस हो गया। जेड हो तो इसके साथ ईएस लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। उसके बाद देखिए, ये ध्यान रखिए आप ईएस कैसे प्रयोग करते हैं, इसके साथ ईएस का प्रयोग किया जाता है। यदि वर्ब के अंत में वाई हो तो उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईएस लगा देते हैं। कॉन्सोनेंट हो तब, जैसे कैरी हो गया कैरीज, फ्लाई का फाइल्स, है ना, ट्राई का ट्राइज, हरी का हरीज, कॉपी का कॉपीज, ऐसे। यानी क्या किया इसमें, अगर फ्लाई था तो वाई को हटाया, एफ एल आई हो गया, वाई को हटा के आई एस लगा दिया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे जैसे ऐसे ही आपको बनाना होता है। कॉपी था, जैसे कॉपी, कॉपी को क्या किया हमने, है ना, पहले क्या था वो, पहले अगर एस तब प्रयोग करेंगे जब वोवेल हो, एक्स एस इसमें तब लगेंगे जब वोवेल हो, और इससे पहले वाला कॉन्सोनेंट हो तो इसमें हट जाता है मेरे भाई, कॉपी आई, है ना, हट के एस लग जाता है, ध्यान रखना मेरे भाई। उसके बाद अगर हम इसका बात कर दें, अगर वर्ब के अंतिम अक्षर में वाई हो और वाई से पहले कोई वोवेल हो, ए ई आई ओ यू में से कोई एक हो, तो लास्ट में एस जोड़कर, है ना, वाई को नहीं बदला जाता है। जैसे कहीं पर लिखा है प्ले, प्ले हो तो क्या हो जाएगा, प्लेज, खाली एस लगा देंगे। कहीं पर लिखा है इंजॉय, इंजॉय हो तो क्या कर देंगे इसको, इंजॉयस, वाई एस लगा देंगे, बस हो गया मेरे भाई। अब आपको मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा था मेरे भाई, कि वह क्रिकेट खेलता है तो प्ले, ये वॉवेल था ना, तो इससे पहले वाई आई एस लगा दिया। क्या इसका जरूरत है, इतना नीड है? नहीं, नीड आपको नहीं है, तरीका बता देते हैं आपको, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये ही देखा आपने, ये क्या हो जाएगा, V5 इसमें लगेगा, तो क्या हो गया, प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अच्छा, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब मैं इसमें सब्जेक्ट है आई, आई के साथ V1 लगता है तो उसमें खाली प्ले लगेगा, आई प्ले, है ना, आई प्ले, और क्या हो जाएगा, क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका सही हो गया, समझ में आ गया आपको। अच्छा, तुम मुझे पसंद करती हो, है ना, अब तुम मुझे पसंद करती हो, तुम के साथ यू, पर अब पसंद करती हो तो यू लाइक, है ना। अब लाइक क्यों लगेगा, V1 ही क्यों लगेगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है इसका, सब्जेक्ट को देख के वर्ब रंग बदलेगा, सब्जेक्ट को देख के ही वर्ब रंग बदलेगा। तो सब्जेक्ट यू है तो इसका लाइक हो जाएगा, और पसंद करती हो किसे, मुझे, तो मुझे का मी होता है, यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, है ना, क्या नहीं, बस तुम मुझे पसंद करती हो तो यू लाइक मी, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग टीवी देखते हैं, हम लोग का क्या होता है, वी, और वी के साथ भी क्या लगता है, V1 ही लगता है, वी के साथ V1 लगता है। आप सोच रहे होंगे कैसे पूछेंगे कि V1 लगता है, इतना कौन जाएगा रटने के लिए। ठीक है मेरे भाई, मैं आपको एक नियम देता हूं,
एक ट्रिक याद रखो, एक ट्रिक याद रखो, यहाँ पर एक ट्रिक दे देता हूँ, आप मेरे भाई एक ट्रिक याद कर लो, एक ट्रिक याद कर लो, एक ट्रिक याद कर लो, है ना, जिस ट्रिक का नाम है आयुर्वेद, 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 ठीक है। आ इंट्रांस आ, है ना, ठीक है, आ इंट्रांस आई, यू इंट्रांस यू, और वी, है ना, वे इंट्रांस वी, और द इंट्रांस दे, यानी आई यू वी दे, इसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। और निगेटिव अगर होगा तो उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं इसी के साथ, है ना। आई यू वी दे V1 का प्रयोग करते हैं इसमें, आई यू वी दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, ध्यान रहेगा। अच्छा ये भी याद नहीं रहे तो याद रखना, है ना, आयुर्वेदी, 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 है ना, आई यू, है ना, उसके बाद वी, और इससे हो गया दे, है ना, आयुर्वेदी, इसके में भी V1 का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना मेरे भाई, है ना। अब तो बन जाएगा आपसे, मैं बता पूछूंगा बना दोगे। अब कह रहा हूं V, है ना, हम लोग टीवी देखते हैं V, है ना, देखना या क्या होता है C, अच्छा, और देखना वॉच, कथी का टीवी, तो टीवी का टीवी, है ना, इसमें V1 नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि V के साथ V1 लगता है। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। जैसे कहेगा, है ना, मैं जानता हूं, आप एक बनाओ तो अगर मैं जानता हूं क्या बनेगा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये आप बना के बताओ क्या बनेगा। तो आप कहोगे मैं का क्या होता है गुरुजी, है ना, मैं का क्या होता है भैया जी, तो मैं का होता है मेरे भाई आई, आई, और जानना क्या क्या होता है, नो, आई नो, नो, आई नो, आई नो, है ना, मैं जानता हूं, आई नो, इसमें एस यस नहीं लगा क्योंकि आई के साथ नहीं लगता, ये आप समझ गए, V1 लगता है, और V1 जो रहता है सो ही, है ना। आपको मैन वर्ब का जो होता है हम वो PDF में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैन वर्ब का पूरा। अब आगे आ जाओ, ठीक है। अब आपने पॉजिटिव का सारा देख लिया, अब निगेटिव देखो। आप पॉजिटिव देख लिए, अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव अफर्मेटिव आपने देख लिया, निगेटिव मतलब नकारात्मक, है ना, सिंपल प्रेजेंट का नकारात्मक, है ना, नकारात्मक। अब नकारात्मक तो नहीं वाला प्रश्न मेरे भाई, जब इस सेंटेंस को आप बनाने जाओगे, जब इस सेंटेंस को आप बनाने जाओगे तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर तैयार करोगे मेरे भाई, आप स्ट्रक्चर तैयार करोगे तो सबसे पहले वो आएगा, स्ट्रक्चर जब तैयार करोगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, प्लस उसके साथ आएगा या तो डू नहीं तो डज, डू के साथ डज, उसके बाद उसके साथ आया लगेगा नॉट, 3 नंबर पे नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद लगेगा मेरे भाई ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, याद रखना, ओ से ऑब्जेक्ट, एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, V1 से, है ना, V1 समझिए गया, है ना, V1 आपको समझ में आ गया होगा, अरे भाई V1 ऐसे ऐसे नीचे V1, ठीक है, मैं समझ आ गया होगा। अगर समझो मेरे भाई, अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। अब तातु ताती तीते है, ये तो बुझ गए आप, सिंपल प्रेजेंट का है। अब नहीं जानता हूं, नहीं वाला यानी नकारात्मक है, निगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो प्रयोग करेंगे मेरे भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, है ना, मैं के लिए आई, मेरे भाई मैं के लिए आई। अब आई के साथ तो सब्जेक्ट तो यूज हो गया, मैं तो इसमें सब्जेक्ट है तो आई तो यूज किए हैं, और उसके बाद एक क्या करना पड़ेगा आपको, डू डज में से एक, तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई, आंख बंद करके बात को और समझ लियो। जब आयुर्वेद का बात होगा, आयुर्वेद का बात होगा, यानी आई यू वे और दे, इसका बात होगा, इसमें V1 का प्रयोग करते हैं, यानी इसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, इसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। आंख बंद करके इस बात को याद रखियो, किया जाता है, यानी जो डू डज है, डू डज, इस बार ये जो आपको डू डज दिख रहा है, ये मेरे भाई इसका सहायक क्रिया है। सहायक मतलब क्रिया मतलब बुझ गया ना, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है इसका मेरे भाई, है ना, एच भी है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और डू का प्रयोग जो किया जाता है मेरे भाई, इस सब के साथ V1 ही लगता है, V1, दोनों के साथ V1 ही लगेगा। डू जो होता है प्लूरल पर्सन के लिए होता है, डज जो होता है सिंगुलर पर्सन के लिए होता है, समझा रहा है ना, डू है ना प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए। अच्छा, आपको एक कंफ्यूजन और होगा, आगे आगे पढ़ोगे तो एक कंफ्यूजन और आएगा आगे, आपको मैं वो कंफ्यूजन आगे बताऊंगा।
अगर मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, आई, उसके बाद आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का। आई डू नॉट, आई डू नॉट। और जानना को होता है नो, यू। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इस तरीके से एक और सेंटेंस लेते हैं। देखिए निगेटिव, अगर मुख्यतः निगेटिव, आप वजह पूछ रहा है कि निगेटिव क्या होता है। निगेटिव होता है वो, निगेटिव का मुख्यतः 3 तरीका से आप निगेटिव कर सकते हैं। एक या तो आप कहते हैं नो, एक होता है नेवर, और एक होता है नॉट। ये तीनों का मतलब नहीं होता है मेरे भाई, ये तीनों का मतलब नहीं होता है। स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर नो या नेवर का यूज किया जाता है। तुम मुझे पसंद करती हो तो कहता है नहीं, है ना। डू यू लाइक मी, है ना, कहता है नो, तो नो वाला नेवर, है ना। उसके बाद नॉट का प्रयोग ज्यादा 100% केस में नॉट का प्रयोग ही किया जाता है वाक्य यानी सेंटेंस में, है ना। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो यू, है ना, ऐसे ही। ठीक है, एक सेंटेंस है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं निगेटिव में कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मेरे भाई अब इस सेंटेंस को आपको बनाना है, तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, अगर मैं कह रहा है तो आई तो लगेगा, है ना। अब आई के साथ क्या आएगा? सब्जेक्ट के साथ डू डज में से किसी एक का प्रयोग करेंगे तो डू, आई डू, है ना। उसके बाद नॉट तो फिक्स है, नहीं वाला सेंटेंस हो नॉट तो एवे करेगा। आई डू नॉट, खेलना क्या होता है? प्ले, V1 ही लगेगा तो प्ले, और उसके बाद क्या हो जाएगा? क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगला कहता है वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, है ना, तो वे लोग का होता है दे। इसके अब दे भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ V1 है, V1 लगेगा, V1 तो सेम आएगा, लेकिन दे भी ऐसा है जिसके साथ डू का ही प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आई वी यू दे, इस सबके V1 या डू का प्रयोग करते हैं। पहले बता रहा V1 का, इसमें डू का, तो दे डू, है ना, दे डू नॉट, है ना, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, है ना। कहता है वह मुझे, एक सेंटेंस, वह मुझे पसंद नहीं करती है, वह मुझे पसंद नहीं करती है। जब इसको बनाओगे मेरे भाई, जब इसका बनाओगे तो इसका बनेगा वह मुझे पसंद नहीं करती है, तो वह का हो जाएगा सी, सी। अब सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? तो सी के साथ बता दिया आपको, सिंगुलर रहेगा तो डज का प्रयोग करते हैं, प्लुरल रहेगा तो डू का प्रयोग करते हैं। इस आयुर्वेद को छोड़ के, आयुर्वेद में डू का, बाकी बात सब का डज का, तो सी डज, है ना, नॉट, सी डज नॉट, है ना, पसंद का लाइक, सी डज नॉट, है ना, लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है। ये आपका निगेटिव का एग्जाम्पल था, समझ में आ गया? ये निगेटिव का था। अब यहां से देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है मेरे भाई प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, तो प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है मेरे भाई प्रश्नवाचक। अब समझ जरा, हमने पूछा प्रश्नवाचक, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? तो सुन ले मेरे भाई, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले लिखाता है, ठीक है, ये आपको आइडिया होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पहले लिखाता है। तो इसका मतलब डू, है ना, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या लिखाएगा? पहले डू या डज, डू के साथ डज, प्लस क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क होना तय है, यानी हंसुआ होना तय है। ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मैंने कहा इस पर एक दो बना के दिखा दो मेरे भाई, शब्द तैयार करते हैं इस पर, है ना। एक क्वेश्चन है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? एक क्वेश्चन है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या वह फुटबॉल खेलती है? ठीक है, ये सेंटेंस लेके चलते हैं, खेलती है,
ठीक है, क्या वो फुटबॉल खेलती है। अब सुनो मेरे भाई, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, ताती वाला है तो अंग्रेजी तो बुझ जाओगे, समझाएंगे आपको, उसके बाद एग्जाम्पल लेके समझाएंगे कि बनता कैसे है, उसके बाद ऑप्शन भी लेंगे और आपको टिक भी मार के दिखाएंगे। तो क्या तुम मुझे पसंद करती हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो, है ना। जैसे ही क्या आया, डू डज में से निकल के आएगा, सब्जेक्ट है तुम यानी यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू पहले आ जाएगा, डू पहले आएगा तो डू, उसके बाद क्या सब्जेक्ट तो यू, डू यू, है ना। उसका पसंद का होता है लाइक, और किसे कहा है, मुझे, तो मुझे का होगा मी, डू यू लाइक मी। इसमें भी V1 लगेगा तो V1 लगा दिया। अरे भाई V1 यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो V1, है ना। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। कहता है क्या वो फुटबॉल खेलती है, क्या वह फुटबॉल खेलती है, क्या के। अब देखो वह क्या है, वह का मतलब होता है मेरे भाई सी, ये भी सब्जेक्ट है सी, और सब्जेक्ट अगर सी है तो सी के साथ डज का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयुर्वेद जो होता है, आयुर्वेद जो होता है, आ इंट्रांस आ और यू इंट्रांस यू और वे इंट्रांस वी और दे इंट्रांस दे। आयुर्वेद के साथ हमेशा मेरे भाई V1 के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। तो जब डू का आयुर्वेद के साथ प्रयोग करेंगे तो बाकी सब के साथ डज का प्रयोग करेंगे मेरे भाई, है ना। और जिसमें डबल नाम हो जैसे राम एंड श्याम, तो उसमें भी डू का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। तो क्या वो फुटबॉल खेलती है, तो अगर इसमें हम कह रहे हैं क्या वो फुटबॉल खेलती है, वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डज का। डज सी, है ना, प्ले, है ना, फुटबॉल, ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव इसका बनाते हैं हम लोग, इसी में बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ज्यादा एग्जांपल लेके भी कोई फायदा नहीं, आपको समझ ही गए हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक, ठीक है। इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक बात ध्यान रखियो कि डू के साथ डज सेम, अच्छा रुक जाओ, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, इसका भी स्ट्रक्चर बनाए थे। तो डू के साथ इसका भी डज, ठीक है, और डू के साथ डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 और तब लगाते हैं इसमें हम ऑब्जेक्ट, V1 और तब लगाते हैं इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है मेरे भाई। इतना ध्यान रखियो, ठीक है, इतना ध्यान रखियो मेरे भाई, ठीक है। डू के साथ डज, इसके साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक तरीका से और लिखा जाता है, इसको बताता हूँ, इसके साथ और एक लिखा जाता है, ऐसे ही बना जाता है सेंटेंस को। अगर डू है ना तो इसको डोंट कर दिया जाता है। अगर आप चाहो तो अंग्रेजी को पहले भी कर सकते हो, तो इसके लिए नॉट को पहले यूज किया जाता है, तो उसमें कंफ्यूजन ना मत, है ना। जैसे इसको कर दिया जाता है डोंट, है ना, उसके बाद इसको कहा जाता है डजंट, है ना, डजंट। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट हो गया तो V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, मैन वर्ब का पहला फॉर्म। ये और करके भी ध्यान रखना, और करके ये भी सेंटेंस है। हम दोनों तरफ पास एक एक सेंटेंस आपको बता देंगे, समझ में आपको आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, स्कूल नहीं जाती है, क्या हुआ स्कूल नहीं जाती है, एक ये क्वेश्चन है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, सेम क्वेश्चन को हम कॉपी किए हैं। देखिए अगर क्या वह स्कूल नहीं जाती है, अब क्या पहले डू डज का पहले प्रयोग करेंगे, तो हम इसका प्रयोग करते हैं डू, है ना। तो वह के लिए किसका प्रयोग है, सब्जेक्ट को देखकर प्रयोग करते हैं, तो वह के लिए डज का प्रयोग होता है, तो डज, है ना, डज, है ना, वह के लिए डज, डज के बाद ही सी होगा ना, ही नहीं होगा सी होगा, नहीं जाती है ना, तो डज सी, उसके बाद डज सी नॉट, है ना, गो टू, और कहाँ स्कूल, तो गो टू स्कूल, डज सी नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे इसमें। अच्छा इसी को क्या तुम स्कूल नहीं जाती हो, अब तुम है सब्जेक्ट, इसका तुम है यू, तो यू के लिए क्या प्रयोग करेंगे, डू का, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डोंट, डोंट भी दे सकते हो, डोंट, है ना, यू
गो टू स्कूल, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डोंट यू गो टू स्कूल, ये भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, क्या तुम नहीं देखते हो, क्या तुम नहीं देखते हो, इसके साथ क्या होगा? देखिए, क्या तुम नहीं देखते हो, इसके साथ क्या तुम क्या है, तुम यू है, यू के साथ भी वन यानी डू प्रयोग करेंगे हम। तो डू का जब भी वन तो सबके साथ इसमें प्रयोग हुआ है, यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे, किसका? डू का। तो डू है ना, डू यू है ना, डू यू या डू यू के साथ आप ये भी कर सकते हैं, डोंट कर दे है ना, डोंट है ना, डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते हो, डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते हो, डोंट यू सी। आपने क्या देख लिया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लिया। अब थोड़ा WH के खानदान को देख लीजिए, WH फैमिली के है ना। इंट्रोगेटिव को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसका हम निगेटिव का आपको दिखा देते हैं, एक एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। पहले सबसे पहले समझ जाइए कैसे बनता कैसे है। सबसे पहले आपको कुछ भी हो, कहीं भी सेंटेंस रहे मेरे भाई, सबसे पहले आपको WH वर्ड को लेके आना है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले WH वर्ड को लेके आना है, वर्ड को लाना है, उसके बाद प्रयोग करना है मेरे भाई डू या डज का सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस V1 का, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये सेंटेंस आपको रहे, सॉरी सब्जेक्ट डज का, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद V1 का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है मेरे भाई। इस तरीके से सेंटेंस आपको प्रयोग करना है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन आपके लिए है कि तुम मुझे कैसे पसंद करती हो, कैसे पसंद करती हो, तुम मुझे कैसे पसंद करती हो। जब इसको बनाने जाओगे मेरे भाई तो क्या बनेगा? तुम मुझे कैसे पसंद करती हो। अब इसमें बीच में रहेगा WH क्वेश्चन में, आपको जो WH क्वेश्चन में क्यों, कैसे, कब, कैसे रहेगा, WH वाला को जो बताए थे आपको, वो बीच में रहेगा। नदी बीच नैया डोले है ना, नदी बीच हमारा भैया डोले है ना जी, नदी बीच नैया डोले, ध्यान रखना बीच में रहेगा, उसको उठा के साइड में आपको लाना है। तो कैसे को आपको सबसे पहले WH लिखाना, कैसे का होता है हाउ, हाउ, और उसके बाद सेंटेंस को अगर दो, तुम के लिए किसका प्रयोग करोगे? डू का, हाउ डू है ना, हाउ डू है ना, हाउ डू यू है ना, लाइक मी, तुम मुझे कैसे पसंद करते हो। हाउ डू यू लाइक मी, हाउ डू यू लाइक मी, तुम मुझे कैसे पसंद करते हो। समझ में आ गया? किसी भी सेंटेंस को आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इसी का हम आपको निगेटिव बनाते हैं, WH का निगेटिव, WH का निगेटिव ये लास्ट वाला होगा। WH का निगेटिव आपको बना के दिखाते हैं, WH का निगेटिव कैसा बनता है और उसको कैसे बनाते हैं। इसका जब निगेटिव बनाइएगा तो WH सेम यूज करेंगे हम, उसके बाद डू डज का यूज करेंगे है ना, डू और डज का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस नॉट का यूज करेंगे, प्लस V1 का यूज करेंगे, प्लस है ना ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। मेरे भाई सुन लो, अच्छा कुछ कहेंगे कुछ बच्चे कि सुनिए इसका तुम ये भी प्रयोग कर सकते हैं WH क्वेश्चन, यस ऑफ कोर्स। डजंट है ना, डोंट पहले, उसके बाद डजंट, हाँ ये भी आपका सही है ना, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट मार्क क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बिल्कुल सही, आपका ये भी सही है, आपका ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए अगर इसको बना रहे हैं है ना, तो एक क्वेश्चन इसमें आपको देते हैं हम कि तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो। देखिए आप बहुत सारे एग्जांपल लेके आप खुद प्रूव कर लेना, बना लेना, ग्रामर में कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाला है ना, कहीं से भी बना लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना बता दिए ये काफी है। आपको बेसिक चीजों से हम लेके बताए हैं आपको, है ना। तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करती हो, तो देखो क्यों बीच में है, इसको उठा के शुरू में, क्यों का क्या होता है वाई, आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, कुछ हम आपको इसलिए ऊपर में शो कर दिए थे WH फैमिली को। तो क्यों का वाई है ना, तुम का क्या होता है, तो वाई के बाद यू है ना, वाई यू
है ना, वाई यू नहीं लगेगा, सब्जेक्ट नहीं पहले आएगा, पहले आपको डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो वाई डू, है ना, तो तुम है तो उसके साथ डू लगेगा, तो वाई डू, है ना, डोंट पहले ही कर दो, वाई डोंट, है ना, यू, है ना, लाइक मी मुझे है ना, तो लाइक मी, वाई डोंट यू लाइक मी, है ना। इसके साथ ये भी यूज़ कर सकते हो तुम कि वाई, है ना, डू नॉट, वाई डू नॉट, या वाई डू, ये नहीं बनेगा इसका सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट पहले है ना, तो वाई डू यू, ये बनेगा इसका कि वाई डू यू, है ना, नॉट लाइक मी, है ना, वाई डू नॉट लाइक मी, है ना, या वाई डोंट यू लाइक मी, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप वर्ब का जो नॉट का फॉर्म तीसरा नंबर पे यूज होता था नॉट, है ना, अगर वो, है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है तो वहीं पर यूज हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। इस तरीके से ये पूरा आपका टेंस का जितना भी कैटेगरीज थे वो सारा टेंस हो गया समाप्त। लेकिन इसमें अब जो चीज़ बचा हुआ है वो बचा हुआ है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है मेरे भाई, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कहाँ करते हैं। जानते हैं कि वीडियो लंबा जा रहा होगा, लेकिन आपको वादा करते हैं कि क्लास में जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है सेम उसी तरीके से पढ़ाए हैं। थोड़ा एग्जाम्पल कम लिए लेकिन पढ़ाएं बहुत बढ़िया तरीका से। आप उस पर एग्जाम्पल लेके बैठा के चेक कर लेना, है ना, चाहे जो भी कर लेना, गूगल वगैरह जो भी करना है करके आराम से क्वेश्चन अपने से छांट लेना, उसको बना के देखना कि आप सही बना पा रहे हो कि नहीं। ठीक है मेरे भाई, सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, यानी यूज कहाँ कहाँ करते हैं, हैबिचुअल एक्शन के यानी हैबिट को दर्शाने के लिए, प्रेजेंट को आज बताने के लिए वाक्य में किया जाता है। जैसे कैट ड्रिंक मिल्क, है ना, कैट्स ड्रिंक मिल्क, यानी बिल्लियाँ दूध पीती है ना, बिल्लियाँ दूध पीती है, उसका हैबिट है, आदत, वो दूध पीवे करती है। आई लाइक म्यूजिक, मुझे संगीत पसंद है, मेरा हैबिट है, मेरा आदत है ना, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, आई लाइक क्रिकेट, है ना, आई लाइक क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो मेरा हैबिट है, आदत है मेरा, ठीक है। यह बगीचे में धूम्रपान करती है, यह बगीचे में, तो सी, है ना, सी स्मोक्स इन द गार्डन, वो बगीचे में धूम्रपान करती है यानी सिगरेट पीती है, उसका आदत है भाई, है ना। तो जब ये सबसे पहले आपने देखा कि हैबिट बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, परमानेंटली एक्टिविटी के लिए, वर्तमान के किसी अस्थायी कार्य के लिए यानी परमानेंट एक्टिविटी के लिए किया जाता है। जैसे, है ना, वह इस कार्यालय में काम करता है, यानी उसका परमानेंट एक्टिविटी है वो, है ना, सब दिन का यह लक्षण है होकर। तो ही वर्क इन द ऑफिस, है ना, वो एक बहुत अच्छे फ्लैट में रहता है ना, दे लिव इन अ वेरी नाइस फ्लैट, है ना, वो अच्छे फ्लैट में रहता है। ये भी क्या है उसका है, मतलब ये एक्टिविटी दिखाता है उसका, है ना, यानी उसका क्या कहता है, एक मतलब जहां वो वर्तमान में सब काम कर रहा है ना, वो एक्टिविटी दिखा रहा है इसका, ठीक है, अस्थायी काम को दिखा रहा है। अगला आपको देखने को मिलेगा फॉर द प्लान फ्यूचर, यानी फ्यूचर के मतलब एक प्लान को रख के सीमित रखने के लिए, समझिए कैसे, फ्यूचर यानी भविष्य का योजना, है ना, करना, प्रोग्राम, डिसीजन, ये सब टाइम टेबल बनाने के लिए भी इसमें इसी में प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट में ही इसका प्रयोग किया जाता है, समझाते हैं आपको, है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर का बात तो नहीं है, यहाँ कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी टेंस में प्रयोग कर सकते हैं इसका, यदि भविष्य का योजना कर रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है, डिसीजन कर रहे हैं, टाइम टेबल से बता रहे हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल बता दें, मैं सोमवार को अपना नया काम शुरू करता हूं, तो आई स्टार्ट माई न्यू जॉब ऑन मंडे, है ना, ठीक है। इस तरीका से है कि आप कल किस समय काम खत्म करेंगे, तो व्हाट अ टाइम डू यू फिनिश वर्क टुमारो, ठीक है। इस तरीका से आप ये भी कर सकते हैं फॉर द प्लान, है ना, प्लानिंग द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कुछ सोच के रखना, उसको भी इसी में प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्रयोग किया जाता है टाइम टेबल एंड डेली रूटीन के लिए। जैसे ट्रेन आधी रात को रवाना होती है ना, तो ट्रेन लिव्स एट अ मिडनाइट, ठीक है, इसका रूटीन है, डेली रूटीन है। आई गेट अप ईयरली फॉर द मॉर्निंग वॉक, है ना, मैं सुबह सैर के जल्दी उठता हूँ, तो आई गेट अप ईयरली फॉर मॉर्निंग वॉक, ये भी क्या है, रूटीन है भाई। रूटीन भी कर सकते हो, आदत भी कर सकते हो। हैबिट कहोगे तो इसमें गया, और रूटीन कहोगे तो उसमें गया, दोनों एक ही चीज है ना। विमान सुबह 9 बजे उड़ान भरता है, द प्लेन टेक ऑफ एट 9 AM, है ना, द प्लेन टेक ऑफ एट 9 AM, यानी विमान सुबह 9 बजे उड़ता है डेली, तो उसका टाइम टेबल फिक्स होता है, फिक्स है टाइम टेबल, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल ट्रूथ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी सशक्त सत्य, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब हो गया जो पूरा सत्य हो, ठीक है, जो कभी मतलब बदला नहीं सकता। और जनरल मतलब एक होता है जो इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल ट्रूथ कह सकते हैं, जनरल ट्रूथ आप जिसको कह सकते हैं। और सिद्धांत यानी प्रिंसिपल के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कहता है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये जनरल ट्रूथ है।
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो द अर्थ है ना रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कागज आसानी से जल जाता है, ये जनरल ट्रूथ है। पेपर बर्न्स इजली, ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल है इसका, ये प्रिंसिपल भी कह सकते हैं आप, है ना। चलिए इस तरीके से आपने देख लिया कुछ यूजेस कैसे यूज किया जाता है, आपको आगे एग्जांपल में समझ में आएगा। अब आपको लेके आते हैं हम एक्स्ट्रा एग्जाम स्पेशल ट्रिक है उसमें। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, डेली का मतलब होता है रोजाना, यूजुअली मतलब आमतौर पर, रेयरली मतलब होता है शायद ही कभी, नॉर्मली मतलब होता है सामान्यतः, रेगुलरली मतलब होता है नियमित रूप से, जनरली मतलब होता है सामान्यतः, है ना। फ्रिक्वेंटली मतलब होता है अक्सर, ऑफ्टन मतलब ये अक्सर होता है, सेल्डन मतलब कभी कभार होता है, नेवर मतलब कभी कभार भी होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा होता है, समटाइम्स मतलब कभी कभी होता है, एवरी मतलब हर भी कह सकते हैं, एवरी मतलब हर, पर एवरी डे मतलब हर दिन, एवरी वीक मतलब हर सप्ताह, यहाँ पर डे लगा दीजिए, वीक लगा दीजिए, या जो भी आपको ईयर लगा देनी है, प्रत्येक साल, है ना, हर साल। तो एवरी डे, एवरी वीक या एवरी ईयर, जो भी कहिए, हर साल, प्रत्येक साल, जो भी आपको कहना है ऐसे कह सकते हैं। वंस, ट्वाइस या थ्राइस, है ना, एक बार या दो बार, तीन बार, जो भी किया है ना। हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यानी आदतन क्रिया और स्वाभाविक सत्य के लिए किया जाता है। अगर ये सब आपको कहीं पर देखने को मिले भाई, मिल जाए, यानी कहने का अर्थ हुआ, अगर एक भाषा में कहें कि आपको अगर किसी भी लाइन में डेली देखने को मिल जाए, है ना, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर किसी भी लाइन में आपको डेली देखने को मिल जाए, आंख बंद करके बात विश्वास कीजिए इस बात पर, अगर आपको डेली देखने को मिल जाए, यूजुअली देखने को मिल जाए, रेयरली देखने को मिल जाए, नॉर्मली देखने को मिल जाए, रेगुलरली देखने को मिल जाए, जनरली देखने को मिल जाए, फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाए, ऑफ्टन देखने को मिल जाए, सेल्डन देखने को मिल जाए, नेवर देखने को मिल जाए, ऑलवेज देखने को मिल जाए, समटाइम्स मिल जाए, एवरी डे, एवरी वीक या एवरी ईयर मिल जाए, वंस, ट्वाइस, थ्राइस मिल जाए, और हैबिचुअल एक्शन मिल जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए, ये जखनी देखने को मिला, आंख बंद करना मेरे भाई, और वहां पर भी या V1 या V5 का प्रयोग कर देना मेरे भाई। वहां पर भी ध्यान रखना मेरे भाई, या तो V1 या V5 का प्रयोग कर देना मेरे भाई, आंख बंद करके, है ना, V1 या V5 का प्रयोग कर देना। अब कहोगे V1 कहाँ लगाएंगे, V5 कहाँ लगाएंगे, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब सब्जेक्ट आपको बता दिए थे, है ना। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सब्जेक्ट आपको बता दिए, आ यू वी दे रहेगा तो V1 लगा देना, इसके अलावा कुछ रहेगा तो V5 लगा देना, है ना। राम एंड श्याम रहेगा तो V1 ही लगाना, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसको चलिए हम इतना बता दिया आपको, अब इसका एग्जाम्पल आपको लेके दिखा देते हैं, सुनिए। सी अलवाइज डॉट मी माई, है ना, वर्क्स, वो हमेशा मेरे काम में मदद करती है। ये इसका क्या है, रूटीन है डेली का। तो आपने पकड़ लिया कि सिंपल प्रेजेंट का डेली रूटीन का काम है। आपने यहाँ देखा अलवाइज, अलवाइज देखा तो आपने समझ गया कि या तो V1 लगेगा नहीं तो V5 लगेगा। अब बताइए सब्जेक्ट इसका क्या कहता है मेरे भाई, सब्जेक्ट इसका क्या कहता है, सब्जेक्ट कहता है हम सी है, तो सी के साथ क्या लगता है, सी इट दे किसी का नाम, है ना, दे नहीं किसी का नाम, है ना, सी इट दे किसी का नाम, से सी इट दे किसका नाम, आई वी, है ना, दे और यू, इसके साथ V1 लगता है, बाकी सब के साथ V5 लगता है। तो सी इट, इट्स, ये सब के लिए क्या होता है, V5 लगेगा। तो सी के साथ क्या लगेगा, सी ही, ये सब क्या लगेगा, V5 लगेगा। तो V5 क्या है, हेल्प है, हेल्प्स है, हेल्पेड है, हेल्पिंग है। ये आपको जो दिख रहा है ये V4 है, हेल्पिंग, ING लग गया तो V4 हो गया। ईडी वाला ज्यादातर V3 होता है और V2 भी कभी कभी होता है, ध्यान रखिएगा। हेल्प्स वाला ये V5 होता है और ये जो आपको है V1 है, तो इसका B हो जाएगा आंसर, V5 हेल्प्स हो जाएगा। वी डू नॉट, है ना, टू वेस्ट यूर आवर टाइम, यानी डू का प्रयोग किया निगेटिव सेंटेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू को देख लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ना। इसमें क्या लगेगा, डू के साथ V1 लगता है, वांट हो जाएगा, एक ही बार में आंसर। यूजुअली, यूजुअली आया या तो V1 या तो V5, यूजुअली देखा आपने, है ना, या तो V1 या V5 आपने अभी देखा। आपने एक देखा था अलवाइज, एक देखा यूजुअली, ये आप अभी यहाँ देख के आए हैं, है ना। यूजुअली, यूजुअली और यूजुअली यहाँ देखा आपने। इसमें आप ये देखा, सेंटेंस पकड़ने का तरीका बता रहे हैं आपको, एक देखा एक अलवाइज देखा था। तो ये जब भी आपने देखा तो V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। तो यूजुअली देखा आपने, यूजुअली आई है, आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं यानी V1 लगेगा इसके साथ। मिस होगा, आई यूजुअली मिस माई ट्रेन। अब सोनू डॉट हेयर एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन आता है, एवरी डे देखा V1 या V5 लगेगा, एवरी था डेज में लगा हुआ है तो V1 या V5 लगेगा। अब देखा आप सोनू, सोनू एक नाम है, एक ही वो नाम है, इसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, है ना। तो इसमें कम्स हो जाएगा। आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है अब आपको, है ना। द अर्थ भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ है, पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा, V5 लगेगा। सिंगुलर है तो V5 लगेगा, है ना। आंख बंद करके V5 खोल दो, जहां मार दो,
V4, V3 या V2, ये V1 या V5 हो गया आपका आंसर। ये किस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट का जो टेंस का पूरा वीडियो है वो खत्म किया है यहाँ पर मैंने, है ना। इसके बाद सिंपल, है ना, प्रेजेंट आपको खत्म हो गया, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट जो टेंस था वो खत्म हो गया है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको अगले वीडियो में या आगे इसी पार्ट में, इसी वीडियो के अंत में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया हो, क्योंकि ऑफलाइन का ही क्लास का हमने कॉन्सेप्ट डाला इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।